यस सर। ठीक है। सो यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी सी ए बी एंड सी बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी कि जब भी आपसे रूट्स के बारे में हो बात, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट वन कि आप क्या करो कि आप इसमें डेरिवेटिव्स की यूज़ करके आप फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करो कि फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, और उसी बेस पर डिसाइड करो कि रूट्स कितने हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या नाम है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन लगा के ट्राई कर सकते हो कि हाँ शायद उससे सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल अप्रोच से ही जाएंगे। तो हमारे पास ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। उस बात को यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन करते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है और सी के इक्वल नहीं है। नाउ आप इसे अपना एक फंक्शन मान लो जिस फंक्शन का आपको रूट फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का आपको रूट फाइंड आउट करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास आपका डेरिवेटिव आ रहा है। नाउ आपको बस ये नोटिस करना है इसमें कि ये जो टर्म है इस पर स्क्वायर लगा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। मतलब नॉन नेगेटिव मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि हो सकता है ज़ीरो हो जाए। नाउ ये वाली जो टर्म है वो भी नॉन नेगेटिव है, ये वाली टर्म भी नॉन नेगेटिव है। राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। नाउ आप चेक करो उस बात के लिए कि ये ज़ीरो कब आ सकता है। तो जब आपने इसको इक्वेट किया ज़ीरो से, जब आपने इसे इक्वेट किया ज़ीरो से, तो ऐसा कुछ आने वाला है। नाउ इक्वेट करते ही आप लिखोगे कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, नॉन नेगेटिव हैं। ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का सम जो है वो ज़ीरो तभी आ सकता है जब हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी ज़ीरो हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम ज़ीरो तभी आ सकता है जब हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी जो भी यहाँ पर लिखी हुई है एडिशन में वो ज़ीरो हो जाए, है ना। तो एडिशन है, सबसे पहली बात ये है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इसके जीरो आने के लिए x की वैल्यू a के इक्वल भी होनी चाहिए, एज वेल एज b के इक्वल भी होनी चाहिए, एज वेल एज c के इक्वल भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि इस चीज़ का ज़ीरो होने का मतलब है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो यहाँ से हमें पता चला फ्रॉम दिस डिस्कशन कि जीरो हो ही नहीं सकता है। कौन? डेरिवेटिव। तो दैट मीन्स कि आपका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस बात का क्या मतलब है बताओ? इज इंक्रीजिंग। हाँ, सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि f हैज़ एट मोस्ट वन रूट। जब भी कोई फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक हो तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट आ सकता है। इस चीज़ को आप ग्राफिकली भी फील कर सकते हो कि ऐसा क्यों। क्योंकि देखो फंक्शन को इंक्रीज करना होगा कंटिन्यूसली कंप्लीटली पूरे ग्राफ पर, या तो फिर डिक्रीज करना होगा। दो ही चॉइसेस हैं। तो एक्स एक्सिस को वो मैक्सिमम वन टाइम कट कर सकता है, एक से ज़्यादा बार वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बार कट करने की कोशिश करेगा तो उसका जो मोनोटोनिसिटी है उसमें दिक्कत आने लग जाएगी, है ना, कि वो स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक है। तो हो सकता है एक भी बार ना करे, जैसे e टू द पावर x, जो e टू द पावर x फंक्शन है उसका ग्राफ यही होता है, बट ये x एक्सिस को कट नहीं करता है, बट ये स्टिल स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ से आपको पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट मिलेगा आपको। ठीक है। नाउ अब हम क्या कहेंगे, एक लॉजिक तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि इसका ये जो फंक्शन लिखा है ये पॉलिनोमियल है ना।
तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल्स कभी भी असिम्प्टोट क्रिएट नहीं करते हैं। मीनिंग क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल असिम्प्टोट कौन सी चीज क्रिएट करती है, जैसे कि हमने देखा कि e टू द पावर x जो है आपका, व्हेन x अप्रोचेज जीरो, ये धीरे 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 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, बट कभी भी जीरो नहीं होगा। बट पॉलिनोमियल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पॉलिनोमियल्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर एसिम्प्टोट बनने लग जाए कि ये नंबर इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना। तो पॉलिनोमियल कभी भी उस वे में बिहेव नहीं करते हैं कि एसिम्प्टोट बन जाए। तो वो वाली जो पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट स्टिल फंक्शन जो है उसके पास एक भी जीरो नहीं है, वो वाली पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जो है आप बोल सकते हो कि हट रही है यहाँ से। ठीक है, अब उसको अगर आपने कंप्लीटली हटाना है तो आप एक बात कह सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, तो आप एक बात वहां पर प्रूफ करके दे सकते हो। क्या बात दोगे आप प्रूफ करके? इसके बाद आप ये लिखोगे कि आपने देखा कि अगर मैं अपना नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेजता हूं, ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है और मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेज रहा हूं, सो इफ माई नंबर इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी then this term will be negative, right? And because you have cube, so the whole term will be negative. Similarly, because this is cube, so this term will also be negative, this term will also be negative. So from here, from this discussion, what you can say is limit when x approaches towards minus infinity, it will be minus infinity, right? Now if your x approaches towards infinity, then infinity minus a is infinity, so this number is infinity and its cube will also be infinity. So infinity plus infinity plus infinity, so you will get infinity as your answer. ठीक है, so यहाँ से जब आपने इतना लिख दिया कि आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जब आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे थे तो उस तरफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब x एक्सिस से नीचे है। ऐसा बस सोच लो कि नेगेटिव x एक्सिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपका फंक्शन x एक्सिस के नीचे है, और पॉजिटिव x एक्सिस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है। तो दैट मीन्स कि गारंटेड है कि एक बार तो उसको x एक्सिस क्रॉस करनी ही होगी, है ना। सो यहाँ से हमें पता चला कि f हैड एट मोस्ट वन रूट, और यहां से आपको पता चला कि f हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। तो कम से कम एक रियल रूट आएगा, यहां पर कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एक आएगा, यहां पर कह रहे हैं कम से कम एक आएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से f हैज एग्जैक्टली वन रूट। क्या है f के पास? एग्जैक्टली एक ही रूट है। अगर इस डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो बस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो मार्क कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब लॉन्ग है, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा बट लॉन्ग है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डिसकंटिन्यूस है ये जीरो पर, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल ओनली वंस है, डिफरेंशिएबल मोर देन वंस है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या बात करेंगे? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी को चेक करना बहुत आसान है। अच्छा, ये बताओ कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी चाहिए हमें? जीरो पर। अगर नॉन जीरो होगा तो फिर क्या लॉजिक दोगे आप? नॉन जीरो के लिए क्या लॉजिक दोगे? sin x by x equal to 1। ना ना ना, नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो के लिए, जीरो के लिए नहीं, नॉन जीरो के लिए। सर नॉन जीरो पे तो सभी पे sin x by x होगा ना फंक्शन, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहाँ है ऊपर?
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है ना, साइन एक्स कहाँ पॉलिनोमियल होता है? 0/0 फॉर्म तो वी यूज हॉस्पिटल। रूल। पॉलिनोमियल बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साइन एक्स कंटिन्यूस है एंड एक्स भी हम कंटिन्यूस है, ऑल्सो एक्स जो है वो नॉन जीरो नॉन है। जीरो है तो ठीक है, उनका तो क्वेश्चन आप भी। कहोगे कि फिर इनका जो क्वेश्चन होगा साइन एक्स बाई एक्स वो क्या आ जाएगा? इज कंटिन्यूस। सो फर्स्ट चीज जो है वो तो मतलब कि इस बारे में कि अगर x नॉन जीरो है तब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब x जीरो है तब क्या होगा? तब वो बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको पहले से ही पता होता है क्लास 11 से कि साइन एक्स बाई एक्स की जो लिमिट होती है वो डायरेक्टली हम 1 कंसीडर करते हैं और ये f ऑफ 0 के इक्वल है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूस। सो दस कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो हर जगह ये कंटिन्यूस है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो आपको एक बार इसका ग्राफ भी याद होना चाहिए साइन एक्स बाई एक्स का। साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ ये इसी वाले फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जो मतलब ये गिवन है साइन एक्स बाई एक्स नहीं, साइन एक्स बाई एक्स एंड जब आपके पास वो x की वैल्यू 0 है तब वो 1 होना चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कितना स्मूथ ग्राफ है, तो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ इसका होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फंक्शन बाउंडेड होता है साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये अगर आप ये ऐसे तो है नहीं कि वो बहुत ही खतरनाक फंक्शन है, बिल्कुल कॉमन फंक्शन है, बहुत पहले से हम इसको जानते हैं, तो ये बाउंडेड फंक्शन होता है। तो अगर इतना स्मूथ है, बाउंडेड है, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा मोर देन वंस, अगर आपको इसका नेचर पहले से ही पता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा काम कि एक बार जैसे कि डिसकंटिन्यूस तो चलो आपने डिस्कार्ड कर दिया, अब इसको बोलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि ओनली वंस है या नहीं है। ठीक है, फिर ये वाले भी, तो इसलिए कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम चेक कर रहे हैं एफ डैश ऑफ 0 को कि वो कितना आएगा। सो साइन एक्स बाई एक्स, ये आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो दैट मीन्स ये आ गया साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। f of 0 equal to 1। अच्छा हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ 0 1 है, तो यहाँ साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हमने देखा कि न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो एक बारी को हम किस में क्या कर लेते हैं? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो जब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो ये इतना जाएगा, बट स्टिल ये 0/0 की फॉर्म है, तो आप एक और बार अप्लाई करके देखो। एक और बार अप्लाई करके देखोगे तो माइनस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से आपने देखा कि ये 0 आ गया, कि आपका जो डेरिवेटिव है 0 पर वो 0 है। तो आपको क्योंकि एक से ज़्यादा बार के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बोलना है, तो आपको एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने कहा कि 0 आएगा। अब अगर x आपका नॉन जीरो है तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइड रूल आप साइन एक्स बाई एक्स पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, देन आपके पास आएगा एक्स कॉस एक्स, देन आपके पास आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? नॉन जीरो पर ही प्रॉब्लम है, सॉरी 0 पर ही प्रॉब्लम है, नॉन जीरो पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी मैं लिख देता हूं कि इफ x इज नॉन जीरो देन साइन x बाई x इज डिफरेंशिएबल एज साइन x एंड x
आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड नॉन जीरो। तो नॉन जीरो वो है तो इसलिए साइन एक्स बाई एक्स डिफरेंशिएबल आएगा। तो जीरो पर हमेशा चेक करना होता है, यहाँ पर भी जीरो पर ही आपको चेक करने की ज़रूरत है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि ट्वाइस ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब आप नॉन जीरो पर काम करोगे, ठीक है। तो नॉन जीरो वाला तो अपने आप यहाँ पर x टू द पावर 4 आ जाएगा, देन 2x देन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस का लेकिन, देन माइनस में आ जाएगा क्या नाम है एक्स स्क्वायर एक्स साइन x माइनस का कॉस x, और देन उसके बाद ये आ जाएगा उतना 2x एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ठीक है, अब ये तो चलो जो भी है, मेन मुद्दा जीरो के लिए था कि जीरो पर क्या होगा। तो जीरो पर आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो जब आप एफ डैश डबल डैश ऑफ ज़ीरो निकालोगे तो आप लिखोगे लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ज़ीरो बाई एक्स माइनस ज़ीरो। फिर आप लिखोगे एफ डैश एक्स क्या है। तो एफ डैश एक्स क्या है, देखो ये है फंक्शन जब नॉन ज़ीरो था। तो आपके पास आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि इसमें जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ रही है, तो हो सकता है 2 बार या 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, ठीक है। तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कराते हैं। तो न्यूमरेटर पर चलो ये होमवर्क देता हूँ, मैं आपको गिवन देता हूँ कि ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, 2 बार या 3 बार आपको हो सकता है लगाना पड़ जाए एल हॉस्पिटल रूल। तो ये एग्जिस्ट करेगी और ये एक्सरसाइज भी है आपके लिए, ये एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही है इट मीन्स फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ट्वाइस। और मेरे हिसाब से जब आप करके देखना एक बार तो शायद जीरो ही आएगा। ये क्या है, अंडर वो है, रिव्यू है, हो सकता है जीरो आए, क्या पता ना आए जीरो, मेरे को लग रहा है कि जीरो ही आना चाहिए, तो जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब अब वापस आएंगे तो क्या कहते हैं उसे, हमने ये देखा ऑप्शंस में कि ये कह रहा था डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। अब सी और डी में बात करनी थी, तो डिफरेंशिएबल मोर देन वंस की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक से ज़्यादा तो ये डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया। क्या किसी को इसमें डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 23 पर चलेंगे। सो 23 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको अभी फिलहाल छोड़ना पड़ेगा, ये हर बार छूट जाता है, इसको कल याद दिलाना, इसका सबसे पहले इसी को करेंगे कल, ठीक है। तो इसके लिए कुछ थ्योरी लिखवानी थी मुझे, छूट जाता है वो हर बार, इसको कल करेंगे। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि सपोज P इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है कि नेसेसरली ट्रू है।
तो एक बार मैं इसको ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जब एग्ज़ाम में आया था तो ये एमसीक्यू था या नहीं था। किसी ने इस क्वेश्चन को देखा है कहीं पर किसी पेपर में, ये एमसीक्यू है या क्या है? बोलो किसको याद है? ये है दिसंबर 2014 ना। तो 1 सेकंड बस मैं चेक करता हूँ कि ये एमसीक्यू है या नहीं है, क्योंकि ये पता लगना कि ये एमसीक्यू है ये बात ज़रूरी है। ठीक है, एक ही आंसर आता है इसमें। ना ना, आंसर तो एक ही आएगा बट एमसीक्यू पता लगना चाहिए था। एक सेकंड। हाँ, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 था ये एग्जाम का। ठीक है, तो एमसीक्यू है तो मतलब जब एग्जाम में आप बैठे हो तब आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर ने अगर वो क्वेश्चन दिया है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस हैं कि उसे किसी ना किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मेथड से एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो 80 to 90% चांसेस, देखो ऐसा होता है कि अगर 60 क्वेश्चन हम मान के चलें कि हमारे पास आ रहे हैं एग्जाम में, तो 60 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उसमें से मैक्सिमम 5 to 6 प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल होती हैं एग्जाम में, आपके कोर्स से रिलेटेड जो है मतलब। और बाकी तो स्टैट्स वगैरह के भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बट आपके कोर्स से रिलेटेड जो है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके सिलेबस में है उससे आपका बस 5 to 6 या 6 to 7 प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो एग्जामिनर ने इस हिसाब से डाली होती है कि बहुत ही ज़्यादा अगर कोई इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, हो सकता है वो उस प्रॉब्लम को कैच कर पाए, बट अदरवाइज वो जो होती है वो प्रॉब्लम्स हमें स्किप करनी होती है, छोड़नी होती है एग्जाम में। ठीक है, तो वो बस मैक्सिमम 5 to 6 प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं हो सकती आपके पास वो। अब जैसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू था तो हमें इसे उसी हिसाब से पहले सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें एटलीस्ट वो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सोचेंगे कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है कि सपोज p is a polynomial with real coefficients, then which of the following statement is necessarily true? There is no root of the derivative p dash between two real roots of the polynomial p। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं तो उसके बीच में p डैश मतलब उसके डेरिवेटिव का कोई भी रूट नहीं आएगा। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि इसने कहा है कि दो रूट्स हैं, तो हमने ए ऑप्शन पे जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमने लिखा कि लेट अल्फा एंड बीटा भी, वो दो रूट्स का नाम हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास दो रूट्स है, इट मींस कि p ऑफ अल्फा 0 है, p ऑफ बीटा 0 है। आप क्या जानते हो पॉलिनोमियल्स के बारे में? आप जानते हो कि दे आर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस, है ना, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो मतलब उस पर डायरेक्टली आप क्या लगा सकते हो? रॉल्स थ्योरम लगा सकते हो। सो रॉल्स थ्योरम जब आप इस पे लगाओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि देयर इज अ xi बिटवीन अल्फा एंड बीटा such that p of xi is 0, right? तो Rolle's p dash, तो p dash of xi is 0, it means guarantee for existence of at least one root of p dash x between two roots of px। तो px के दो रूट्स के बीच में p डैश x का एटलीस्ट वन रूट की गारंटी जो है वो हमें मिल पा रही है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज नो रूट। ठीक है, अब यहां पर डी ऑप्शन को देखो अगर आप, कि देयर इज एटलीस्ट का मतलब है कि कोई एक की गारंटी मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली वन रूट की गारंटी मिल रही है, कोई एक मिल रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्राफिकली अगर हम इसको सोचें,
ये अल्फा है, ये बीटा है। फंक्शन को यहां पर 0 होना है, यहां पर भी 0 होना है। अब फंक्शन को क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसको ग्राफ या तो ऐसे ले जाना पड़ेगा, है ना, या फिर हो सकता है कि वो ग्राफ ऐसे लेके जाए। तो डेरिवेटिव का रूट यहां पर एक जगह 0 हो गया, एक जगह यहां पर 0 हो गया, तो इस वाले ग्राफ में 2 जगह हो गया, 3 जगह हो गया बल्कि, और इस वाले ग्राफ में बस एक ही जगह है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक रूट की गारंटी मिल रही है, एटलीस्ट 1 की मिल रही है गारंटी। तो डी ऑप्शन क्या गलत लिखा है ये बता दो बस यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का कोई मतलब नहीं है, कंसेक्यूटिव का बस ये मतलब है कि इनके बीच में पॉलिनोमियल का कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं है, कि बीच में कोई भी रूट नहीं है। बोलो, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप डी ऑप्शन को गलत कह सकते हो कि भाई इस तरीके से या इस वे से ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट है? नो सर। है ना, तो डी कंप्लीटली करेक्ट बन रहा है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहा है कि बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ पी हमें क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 रूट मिलेगा। तो वो बात बिल्कुल सही है, ऐसा तो हो रहा है। तो डी ऑप्शन मतलब यहाँ से करेक्ट है। तो अब डी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दोनों इनकरेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्योंकि वो क्वेश्चन है, तो इट मीन्स कि बी और सी इनकरेक्ट है, ये बस मैं कहना चाह रहा था। तो एग्जाम में आपने बस इसी बेसिस पे करना था। तो सिर्फ विद इन ऐसा मान लो कि 2 to 3 मिनट आप आइडिया जनरेट कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट है। तो एग्जाम में सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, और एमसीक्यू में तो खासकर, है ना, एमसीक्यू ऑप्शंस में खासकर आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। हो सकता है आपको शुरुआत के 3 ऑप्शंस में कोई भी आइडिया नहीं है कि कोई चीज क्यों करेक्ट है, कोई चीज क्यों इनकरेक्ट है, बट अगर आपको एक करेक्ट मिल गया तो हो सकता है ना उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सारे ऑप्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन टफ सा दिखाई देता है, स्टेटमेंट इतनी टफ दिखाई दे रही है उसकी, तो लगता है कि सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, बट एक बार आप उसमें सारे ऑप्शंस रीड कर लो, क्या पता कोई ऑप्शन ज़्यादा आसान हो बाकियों से, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है एग्जाम में। तो अब बी और सी पर दैट मीन्स हम आएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि डी ऑप्शन आपका राइट है और ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब बी और सी में हम आएंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द डेरिवेटिव पी डैश, कि सिर्फ एक ही रूट मिलेगा बिटवीन एनी 2 रियल रूट्स ऑफ पी। तो किसी भी 2 रियल रूट्स के बीच में सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल ढूंढना थोड़ा सा आसान है। एग्जाम्पल ढूंढना आसान क्यों है, क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव की बात तो की ही नहीं उसने, है ना, इसने कंसेक्यूटिव की बात नहीं की। तो अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लूं, मान लो उसके पास 3 रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। तो मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा जिसके पास 3 रूट्स होंगे। तो अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा ही आएगा, है ना, या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसे आएगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है ग्राफ, बट स्लोप को एफ डैश एक्स को 2 बार 0 होना गारंटेड है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, इस पर 0 दे रहा है, इस पर 0 दे रहा है, इस पर 0 दे रहा है, तो एटलीस्ट 2 जगह तो 0 होगा ही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 रूट। तो अब ये ग्राफिकली आपको पता चल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं बीच में बहुत सारे रूट रख दूं पॉलिनोमियल के, ये तो मैंने एक ही अभी रखा है, हो सकता है मैं 10-12 रूट रख दूं इन दोनों के बीच में, तो तब तो पॉलिनोमियल को ऐसे 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 से करके जाना पड़ेगा। और अगर ऐसे से करके जितनी बार वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उतनी बार डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का आपको रूट मिलता जाएगा। तो बस इसके लिए एग्जाम्पल कैसा निकलेगा फिर, जिसमें 3 रूट्स होंगे। तो एक रूट मैंने माना 0, एक मैंने माना x-1, एक मैंने मान लिया x-2। -2 मत मानो, ऐसा करो x+1 लिखो ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो ये आ जाएगा x × x² -1, तो x³ -1 -x। तो जब आप इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो वो आ जाएगा 2x² -1। तो कितने रूट आए एफ डैश एक्स के बताओ? 2 ±1/√2। तो 2 रूट्स आए हैं। अब ये जो 2 रूट्स हैं किस किस के बीच में? अल्फा आप ले लो 0 -1 और बीटा आप ले लो
1, ये दोनों के दोनों रूट्स यही बीच में लाई कर रहे हैं एफ डैश एक्स के, तो इसलिए वो गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन ये है कि देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ पी, कि एग्जैक्टली एक ही रूट होगा, कि ऐसा वो कहना चाह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन रूट। और बस दिक्कत ये आ गई कि अब ये कंसेक्यूटिव वाली प्रॉब्लम को हमारे लिए क्रिएट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? क्रिएट कंसेक्यूटिव वाली प्रॉब्लम, कि अगर आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो हट गई कि बीच में कोई रूट है, तो आप कैसे करोगे? तो मतलब फिर आपको चेक करना होगा कि क्या ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है, क्या ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है जो कि ऐसे होते हुए ऊपर चला जाए, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे रखे। तो अपना बिहेवियर अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा रख पा रहा है कि बीच में कोई भी रूट नहीं है, अल्फा और बीटा के कंसेक्यूटिव रूट्स हैं ये पॉलिनोमियल के, और आपने देखा कि इसमें तो 3 जगह जो है वो 0 हो रहा है स्लोप, और यहाँ पर वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही जगह 0 हो सकता है स्लोप, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब या तो आपको पहले से प्रायर एक्सपीरियंस है इस चीज़ को करने का, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ग्राफिकली एक बार देख लो ट्राई करके। ठीक है, तो मतलब एक बार आप मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करके हम वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हमें 3 रूट्स चाहिए, हमें 3 नहीं, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए फंक्शन का। अब ग्राफ जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लेके चलो दिमाग में, जो पेरेंट फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन जरूरी नहीं है कि ऐसा लिया जाए। पेरेंट फंक्शन को मैं देखो, पेरेंट फंक्शन को मैं ऐसा करता हूं, ऐसा कर देता हूं। तो पेरेंट फंक्शन आपका मान लो ऐसा है, तो ऐसा ग्राफ सोचने की कोशिश करो जिसमें 4 रूट्स आ जाए, एंड देन उन 4 रूट्स वाले ग्राफ में आपने क्या करना है, शिफ्ट अपवर्ड करना है। तो आप शिफ्ट अपवर्ड कर दोगे तो ऊपर निकल जाएगा, रूट्स गायब हो जाएंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, मैंने एटलीस्ट मतलब 2-3 रूट्स आने चाहिए थे उसके, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने ये रखा, अब जैसे मैंने x-1 रखा, ठीक है। अब वो वाले ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ही आप एक और रूट के ऊपर आओगे तो वैसे ही वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला ग्राफ ये बन गया है। बट इसके साथ दिक्कत ये है कि जितनी पोजीशन ये नीचे है, जैसे ये पोजीशन है यहाँ पर इसकी, उतनी ही पोजीशन ये सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है। तो जब आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर से हट गई कि इसके अंदर 2 रूट्स थे, हमें एटलीस्ट 2 रूट्स चाहिए अल्फा और बीटा, क्योंकि कंसेक्यूटिव रूट्स के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करो जिसमें ये डाउनवर्ड जो आ रहा है ये थोड़ा सा कम डाउनवर्ड आ रहा हो। तो जैसे इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.1, तो अब हो सकता है चांसेस कि ये कम डाउनवर्ड आया हो। तो पहले मैं इसको हटाता हूँ, तो देखो ऐसा ये है अभी। तो अब दिक्कत ये आ गई कि इसके साथ दिक्कत आ गई बहुत बड़ी, है ना। तो इसमें नहीं करना चाहिए था, दैट मीन्स मुझे वो बगल वाले में करना चाहिए था। इसको तो 1 ही रहने दो, इसकी जगह 0.1 लिख दो। तो अब नहीं, एक काम करो, रुको, इसकी जगह 1 रखो और इसकी जगह 3 रख दो जरा। हाँ, तो अब आपको अगर हाँ, तो अब हम नीचे नहीं ऊपर शिफ्ट करना है। इसकी जगह 3 नहीं, इसकी जगह 3 रखो। नहीं, 3 रखने से कुछ नहीं बन रहा है, शायद इसमें 4 डिग्री की इक्वेशन लगेगी, दैट मीन्स, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है उसमें 3 जगह स्लोप 0 होना चाहिए, है ना, और इसमें बस 2 ही जगह हो रहा है। तो इस वाले से नहीं बनेगा ये काम। एक और रूट लाओ इसमें, पहले से नॉर्मल वही करो, एक और रूट ले आओ इसमें, एक और रूट लेंगे तो x-2 आएगा। अब ये बनेगा शायद वो काम, है ना। तो इसको मैं जितना यूनिट हवा में है यहाँ ज़मीन से, उतना ही यूनिट में इसको नीचे खिसका देता हूँ। तो ये लगभग देखो कितना है, 0.563 यूनिट है। तो मैंने इसे 0.6 नीचे ला दिया, कितना लाया, 0.6 यूनिट। तो देखो अब ये बिल्कुल वैसा बन गया है ग्राफ। बात समझ आ गई कि मैंने ग्राफ कैसे वो क्रिएट किया है। तो मतलब एग्जैक्ट क्या ग्राफ होगा वो एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि क्या ऐसा ग्राफ पॉलिनोमियल का हो सकता है या नहीं हो सकता है। बस इतना अगर आपको पता चल गया तो हो जाएगा काम।
तो आपको ये तो पता ही है ना कि ऐसा ग्राफ पॉलिनोमियल का हो सकता है, कैसा वाला, ऐसा वाला, ये ग्राफ पॉलिनोमियल का हो सकता है, ऐसा आपको पता है, क्योंकि कितने रूट्स हैं, 1 2 3 4, 4 रूट्स तो आएंगे आपके पास, 4 रूट्स वाला पॉलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं। और ऐसे भी बना सकते हो आप जिसमें ये वाली हाइट कम हो ये वाली ज़्यादा हो, ऐसा कुछ, तो मतलब ताकि ऊपर खिसकाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ऊपर जब आप खिसकाओगे तो वो वापस वहीं पर आ जाएगा। बात समझ आ गई कि मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया इसको? यस सर। ठीक है, तो बस इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन आया है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो 25 पर अब चलते हैं। सो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा था? ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि लेट f सच दैट r to r be a twice continuously differentiable function with f0 is equal to f1 is equal to f dash 0 is equal to 0। अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंट था यार, एक करेक्ट नहीं कर पाया मैं, ये x है यहाँ पर। अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। कहा यह जा रहा है आपसे कि f एक r से r पर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है कंटिन्यूसली, और गिवन ये सब दिया हुआ है। देन आपसे पूछा जा रहा है डबल डेरिवेटिव के बारे में। सारा यहाँ पर जो काम हो रहा है वो डबल डेरिवेटिव के ऊपर हो रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बोल दिया कि डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा ऐसे फंक्शन का। तो मैंने बहुत आसान एग्जांपल है इसके लिए। तो आप जानबूझ के ऐसा फंक्शन क्रिएट करो जिसका डबल डेरिवेटिव 0 ना आता हो और ये सब कुछ 0 हो उसमें। तो जैसे आपको क्या चाहिए, 0 पे 0 चाहिए, ठीक है। तो 0 पे जो 0 मिलेगा बट 1 पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपने -1 कर दिया। अब 1 पर भी इस फंक्शन से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 2x आएगा और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस बट सर 0 पे अब 0 नहीं आएगा ना। अच्छा हाँ यार, एक बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुको। x स्क्वायर यहाँ पर इनटू x लिख दो इसे, तो स्क्वायर इनटू x -1 स्क्वायरिंग बाय क्या, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। स्क्वायरिंग fx इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू x -1 ले लो, उससे हो जाएगा। हाँ ठीक है, उससे भी हो सकता है, बट ठीक है अभी ये वाला जो काम है ये भी चल जाएगा। 0 पर 0 मिल रहा है, 1 पर 0 मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव में दिक्कत आएगी ना इसके साथ, तो बाहर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शायद। क्यूब माइनस x स्क्वायर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर विल वर्क है ना। ठीक है, अब सही है ये। तो ये फंक्शन जो है 0 पर 0 दे रहा है, 1 पर 0 दे रहा है और इसका डेरिवेटिव भी 0 है। तो ठीक है, तो 6x - 2 है ये लिखा हुआ। तो आपने देखा डबल डेरिवेटिव तो 0 नहीं है, इज नॉन जीरो। या फिर एक वर्ड, एक सिंबल यूज होता है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिकली। तो अब अगर मैं ये लिख रहा हूं इसका मतलब कि क्या है, ये आइडेंटिकली 0 है, कि ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पर ये 0 हो जा रहा है। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी 0 है ही नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास आइडेंटिकली 0 नहीं है, कि सारा का सारा 0 नहीं है फंक्शन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आइडेंटिकली वर्ड का मतलब। तो आइडेंटिकली 0 का मतलब है कि कंप्लीटली 0 है फंक्शन।
आइडेंटिकली नॉन जीरो का मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर नॉन जीरो है, ऐसा नहीं है कि सारा जीरो है ये। सो एफ डबल डैश इज जीरो फंक्शन गलत हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज जीरो गलत हो जाएगा, एफ डबल डैश नेवर वेनिशेस ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास 1/3 पर जीरो हो रहा है। सो ए बी डी ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। सो दैट मीन्स कि सी ऑप्शन आपका राइट है। अब सी ऑप्शन कैसे राइट है उस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एफ ऑफ जीरो इज जीरो। जब भी दो रूट्स आपको दिखाई दे ना ऐसे एक साथ, तो कहीं ना कहीं आप रॉल्स थ्योरम को अपने माइंड में रख के चलो कि रॉल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो वैसे केसेस में। क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि वो डेरिवेटिव्स के बारे में जानना चाह रहा है और गिवन उसने रूट्स दिए हैं फंक्शन के, तो रॉल्स थ्योरम कहीं ना कहीं लगेगी। सो रॉल्स थ्योरम जैसे आपने देखा तो आपको पता चला कि देयर एग्जिस्ट जाई बिटवीन ओपन 0 1 ये। अब आपको ये भी दिया हुआ था कि एफ डैश ऑफ जीरो इज जीरो, तो अब फिर से आप रॉल्स थ्योरम लगा सकते हो क्योंकि फंक्शन जो है ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है इसलिए। तो रॉल्स थ्योरम के बेसिस पर आप कहोगे कि देयर एग्जिस्ट जाई डैश बिटवीन 0 एंड जाई सच दैट एफ ऑफ जाई डैश इज जीरो। अब जाई डैश अगर इसमें है तो जाई डैश इसमें भी है, सो यू हैव अ एलिमेंट x in this such that this is zero. So that means कि C option by twice use of Rolle's theorem correct है। आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है कि f such that r to r is such that f of 0 is 0, f dash of x is less than equal to 5, for all x we can conclude that f1 is in। तो आपसे बोला जा रहा है कि f1 किस में होगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो एक बार आप हिट एंड ट्रायल जरूर करो, क्या पता कोई हिट एंड ट्रायल से आपका ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो जाए। तो देखो सबसे पहले आपको f ऑफ 0 0 चाहिए, सेकेंड चीज उसका डेरिवेटिव 5 या 5 से कम चाहिए। तो मैंने कंसीडर किया fx इज इक्वल टू 5x। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा तो ये 5 आया, तो ये 5 से कम है, f ऑफ 0 भी 0 है। अब f ऑफ 1 आप देखोगे तो आपने देखा कि f ऑफ 1 जो है वो मेरा 5 ही आ रहा है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 5 से 6 के इंटरवल में, इट मीन्स 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ए ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन भी कह रहा है कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि ए सी एंड डी आर इनकरेक्ट। अब बात आती है कि बी ऑप्शन, दैट मीन्स आपका राइट है। सो बी ऑप्शन पर आप कैसे काम करोगे कि आपको बोलना है कि ऐसा होगा ही होगा। तो इस चीज़ को बोलने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, तो हम देखो यहाँ पर f ऑफ 0 आपको 0 दिया हुआ है, आपको बात करनी है f ऑफ 1 के बारे में, और फंक्शन साफ साफ डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो f डैश x की बात कर रहा है। तो हम नहीं जानते कि क्या है, बट मैं इस पर क्या लगा सकता हूं, मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकता हूं। तो जब मैं इस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कि f1 देयर एग्जिस्ट, ऐसा वर्ड यूज करनी चाहिए कि देयर एग्जिस्ट जाई बिटवीन ओपन 0 1 such that
एफ डैश ऑफ जाई जो है वो f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0 है। सो दैट मीन्स कि आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर f1 जो था वो आपको पता नहीं है, f0 0 था तो f1 आ गया। तो एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा सच दैट आपके पास f डैश ऑफ जाई किसके इक्वल आ जाएगा, f1 के इक्वल आ जाएगा। अब f डैश ऑफ जाई जो है वो 5 से छोटा होगा क्योंकि हर एक x के लिए ये 5 से छोटा था। सो दिस इम्प्लाई कि f ऑफ 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 से छोटा होगा। सो यहां से आपको पता चला कि f ऑफ 1 बिलोंग्स टू -5,5। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले पे चलेंगे 27th पर। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन 2 माइनस एक्स सॉरी एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा आपसे बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला पॉइंट, पहला ये दिया हुआ है कि 2n + 1 π/2 वगैरह वगैरह। तो एक स्टेटमेंट हमें ये लिखनी चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन के लिए स्पेशली, या फिर नॉर्मली किसी भी फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूं, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यहां पर एज अ थियरम, मैं यहां पर इसे लिख रहा हूं क्योंकि देखो एक क्वेश्चन था जिसमें हमें दिक्कत आई थी, ये वाला क्वेश्चन। तो क्योंकि यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन बहुत सारे उसमें दिए हुए थे, ये देखो मॉड्यूलस फंक्शन यहां पर एडिशन में दिए हुए थे, तो हम इनके बारे में कैसे बात करें? क्या हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी डायरेक्टली, या फिर हम बोलेंगे कि भाई ये सम है वगैरह वगैरह है तो इस वजह से ये सब है। मतलब तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम वहाँ से यहाँ से बोलेंगे उस टाइम पर। सो हमने लिखा एक रिजल्ट, बहुत ही आसान रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि प्रूफ करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है हमें। तो हमने कहा कि लेट f and g be not differentiable, नहीं, let f plus g प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, let f plus minus g be not differentiable at x is equal to a, then either f is not differentiable at a तो इसी में जोड़ देते हैं और g। तो हमने ये लिखा कि अगर दो फंक्शंस का जो सम है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना, मान लो वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास ये गारंटी है कि दोनों का जो दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट ऐसा होगा जो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर f प्लस जी डिफरेंशिएबल नहीं है एट a, तो इसका डायरेक्ट गारंटी आपके पास आती है कि या तो f या फिर g वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे a पर। तो बताओ कैसे इस बारे में बोल सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है? cos 2n + 1 π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहां से ना 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 ना, मैं वो नहीं कह रहा। ये कैसे आप बोलोगे इसके बारे में कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मतलब उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, f प्लस जी के बारे में।
मतलब ये कैसे आया, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे हम बोल पा रहे हैं। F प्लस जी नॉट डिफरेंशिएबल है और F माइनस जी नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ना ना, दोनों का सम। दोनों नहीं, एक साथ नहीं सोचो, दोनों एक साथ नहीं सोचो। मतलब वो एक ही बार में एक ही चीज़ गिवन है। मान लो एफ प्लस जी दिया हुआ है सर तुम्हें कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आप कैसे बोलोगे कि कोई एक तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही होगा एफ या जी में से। सर बिकॉज दोनों सी दोनों डिफरेंशिएबल होने से प्लस जी तो डिफरेंशियल होगा। नहीं नहीं, वो तो है, बट नॉट डिफरेंशिएबल का कैसे बोल रहे हो आप कि मान लो नॉट डिफरेंशिएबल है तो कोई एक ऐसा होगा जो कि नहीं है डिफरेंशिएबल। सर यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं लगा सकते? हाँ लगाओ। सर वो तो फिर ये होता ना कि सम, मतलब सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। हम्म तो अगर हम यहाँ पे किसी एक को भी नॉट डिफरेंशिएबल नहीं लेंगे, मतलब हम्म, ठीक है, तो उसी से हो रहा है वो। तो हाँ कहा ये जी, जा रहा है कि अगर कोई एक भी, मतलब दोनों के दोनों अगर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे ए पर, तो फिर तो एफ प्लस जी भी डिफरेंशिएबल होगा एलजेब्रा से। सो एलजेब्रा से ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब एलजेब्रा का ही एक तरीके से दूसरा वे है लिखने का कि अगर दोनों का सम पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा ही होगा जो उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इन दोनों चीज़ों का जो सम है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो आप यहाँ से आप क्या आइडिया लोगे, जब भी आपसे सम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सम किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जिस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा उन पॉइंट्स पर या तो f या फिर g, किसी एक को तो नॉट डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा, है ना। अब इसके बारे में आते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन के बारे में दिया हुआ है कि साइन ऑफ 2 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़ तो चलो ये हो गई, रुक जाओ अभी कंप्लीट नहीं हुई बात मेरी ना। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये बात पता चल पा रही है कि जिस पर, ऐसा समझ के चलो कि ये दोनों का सम जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा उस पॉइंट पर या तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा या फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। अब सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली मॉड्यूलस से रिलेटेड है। तो कैसे लिखना चाहिए हमें, तो अब मैं इस बात को ऐसा लिखूंगा कि इफ f इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a and g is not differentiable, then तो f प्लस जी के बारे में क्या कर सकता हूँ, बता सकता है कोई? नॉट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट टी। हाँ, तो कैसे बोलोगे कि नॉट डिफरेंशिएबल है a पर? बोलो कैसे करके बोला जाए कि डिफरेंशिएबल नहीं है a पर? Because F and G both have to be differentiable. नहीं कुछ क्या लॉजिक दे रहे हो कि क्या है?
मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे आपने कहा कि f प्लस जी नहीं होगा डिफरेंशिएबल, उसका क्या लॉजिक हमें देना चाहिए? वही जो सर पहले दिया था। पहले क्या दिया था, मतलब कैसे बोलोगे? पहले से तो नहीं बन रहा है एकदम काम, कुछ गलत सोच रहे हो डेफिनेटली। सर अगर एफ और जी ए पे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे तो उसका एडिशन भी तो हो जाएगा। उल्टा क्यों सोच रहे हो, इधर से जाना है आपको उधर। बोला ये जा रहा है कि जी तो है ही नहीं डिफरेंशिएबल। अब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अगर डिफरेंशिएबल हो जाता तो फिर ये भी डिफरेंशिएबल आ जाता है, तो अलग बात है ना इसका मतलब। तो ऊपर से इसका लेना देना नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि f डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, g नहीं दिया हुआ है, तो आप बताओ कि f प्लस जी होगा क्यों नहीं होगा डिफरेंशिएबल, उसका लॉजिक देना है। ये नहीं आप बोल सकते कि अगर g होता तो फिर तो डिफरेंशिएबल आता, ये तो नहीं बनी ना बात। ऐसे केसेस में इसको मान लो कि सपोज ये डिफरेंशिएबल हो है, सपोज दिस इज डिफरेंशिएबल, देन क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी? सर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी वहां से। कैस कहाँ से? एफ सर फिर एफ और जी दोनों को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो मॉड एक्स है और एक माइनस मॉड एक्स है, ये f प्लस जी अगर आप करोगे तो f प्लस जी तो जीरो है, वो तो डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा तो नहीं आया ना कि दोनों को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। दोनों के दोनों नॉट डिफरेंशिएबल भी तो हो सकते हैं। सर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब ये जो मैंने लिखा है ट्रू नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इफ एंड ओनली इफ में सर ट्रू नहीं होएगा कोई। अज्यूम करते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट a, तो देन आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन लेके आनी है। अब f a पर डिफरेंशिएबल है, आपको गिवन दिया गया था कि f भी डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या कहोगे कि f माइनस जी भी क्या होगा, f माइनस, आप कहोगे कि f प्लस जी माइनस एफ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर? एट x इज इक्वल टू a पर। तो इस मतलब कि ये डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल था, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स कि g इज डिफरेंशिएबल एट a। तो क्या ये बात क्लियर है कि डिफरेंशिएबल है ये? यस सर। ठीक है, तो मतलब सॉरी डिफरेंशिएबल है नहीं, वो क्या कहते हैं, कंट्रडिक्शन आ रही है, तो विच इज Yes, अ sir. कंट्रडिक्शन, विच इज अ कंट्रडिक्शन, क्योंकि फिर g को डिफरेंशिएबल बनना पड़ रहा है, ऐसा हमने देखा। तो हमने ये कहा कि f अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और g नहीं है, तो फिर गारंटेड है कि f प्लस जी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, है ना, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। तो जैसे कि ये केस था हमारे पास, अब अगर हम ये बात कह दें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पास हैं जिन पर ये डिफरेंशिएबल है और बगल वाला नहीं है, तो मतलब सम भी नहीं आएगा, ये बात आपको पता चल रही है ना। कुछ ऐसे पॉइंट जिन पर ये डिफरेंशिएबल है, ये वाला नहीं है, तो फिर आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि फिर ये भी नहीं होगा, राइट। अब जैसे कि साइन एक्स और कॉस एक्स पर क्यों नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, उस बात को जानने के लिए एक बार आपको ग्राफ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कि जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, बट जैसे ही आपने यहाँ पर मॉड्यूलस साइन लगाया तो देखो कितने शार्प एजेस बन रहे हैं। यहाँ पर एकदम शार्प एज बन रही है, शार्प एज बन रही है, शार्प एज बन रही है। सो शार्प एज बनने की वजह से ये मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि फंक्शंस मॉड साइन एक्स जो है n पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, फ्रॉम
sharp edges of graph of mod sin x, आपको ये पता चला कि mod sin x is not differentiable at n pi। अब दिया हुआ mod sin x तो था नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस यहाँ पर हल्का सा शिफ्ट कर देंगे इसको। तो हमें दिया हुआ था 2 माइनस साइन एक्स, अब हमारे यहाँ पर क्या आएगा, बोलो जरा। बोलो। n pi plus 2। हाँ, n पाई प्लस 2। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात आपको पता चल गई। तो इसे हमने फर्स्ट पॉइंट अपना माना। अब आप बताओ कि मॉड ऑफ cos x इज डिफरेंशिएबल एट n पाई प्लस 2। क्या ये बात सही है? यस सर। कैसे सही है? सिंस cos x नॉन जीरो है n pi पर। n पाई प्लस 2 पर, तो अगर cos x नॉन जीरो है तो फिर मॉड वाला फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता है। मॉड वाला फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी में तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब वहां पर अंदर जीरो आ रहा हो, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि गारंटेड है कि जीरो आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो ऐसी कोई गारंटी, ये क्यूब लिख दो या पावर में 5 लिख दो, वो डिफरेंशिएबल है जीरो पर। बट क्वेश्चन है कि जहां पर जीरो नहीं है वहां पर तो गारंटेड है कि डिफरेंशिएबल आएगा, और जहां पर जीरो आ जाए तो वहां पर चांसेस हैं कि नहीं डिफरेंशिएबल आए। अब जीरो ये आ रहा था, इसको मैंने जीरो आने की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल नहीं लिखा है, मैंने वर्ड यूज किया है कि शार्प एजेस ऑफ ग्राफ हमने देखा, उसकी वजह से मैंने ये कहा है। अब यहां से मुझे पता चला, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 का भी यूज कर रहा हूं, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका भी यूज कर रहा हूं। तो यहां से आपको पता चला कि जो गिवन था क्वेश्चन में फंक्शन f, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा ऑफ कर दो। तो ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है n पाई प्लस 2 पर, ठीक है, ये हमने देखा। तो n पाई प्लस 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आई, तो यहां पर से आपको पता चला कि सी ऑप्शन तो राइट है, इस पर नहीं है डिफरेंशिएबल। अब इनके ऊपर आते हैं, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है n पाई पर ना तो ये जीरो है और ना ही ये जीरो है, n पाई पर दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो फिर मॉडुलस फंक्शन दिक्कत ही क्रिएट नहीं करेगा, उन पर तो ये डायरेक्टली वो आ जाएगा। इस केस में आप n को 2 लेके देख लो, n की जगह जब आपने 2 लिया तो आपके पास ये पाई आ गया, पाई पर ना तो ये जीरो है और ना ही ये जीरो है। सो एट पाई दिस इज नॉन जीरो, दिस वन इज ऑल्सो नॉन जीरो, सो इट विल बी डिफरेंशिएबल। और ऑप्शन कह रहा है कि इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है ही नहीं, हमने देखा 2 पर तो है, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब ए ऑप्शन की बारी आती है कि ए ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो ए ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये वाली चीज नॉट डिफरेंशिएबल आ रही है, मतलब जीरो आ रहा है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी की बात तो नहीं करूंगा, बट ये वाली चीज जीरो आ रही है। तो मैंने इसका ग्राफ आपको शो किया कि मॉड्यूलस लगाने से क्या इफेक्ट पड़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर cos x लिख दूँ तो देखो कितने शार्प एजेस बन रहे हैं। तो ये जो शार्प एजेस हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप एक्स क्यूब में एग्जांपल दे रहा था आपको कि एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ देखोगे तो देखो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है मॉड्यूलस साइन के साथ वो उतना शार्प एज नहीं क्रिएट कर रहा है, देखो बिल्कुल स्मूथ एज क्रिएट हो रहा है। या फिर एक्स की पावर 4, तो देखो नहीं हो रहा है शार्प एज क्रिएट, बट ये बिल्कुल शार्प एजेस हैं जैसे मॉड एक्स के एजेस होते हैं, उस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
ठीक है। सो इस तरीके से आपने कहा फाइनली कि ए पार्ट करेक्ट है। सो ए एंड सी आर राइट। अब अगले पर चलते हैं 28 पर। ट्वेंटी नाइन थे या 28 थे? 29 थे। 28 आपके पास ये लिखा हुआ था द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है? ये दी हुई है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 3x² + 1 आएगा। साफ साफ ये ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही आपने ग्रेटर देन 0 कहा तो आप लिखोगे वर्ड कि f हैज एट मोस्ट, नहीं पहले आप लिखो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर आप लिखोगे f हैज एट मोस्ट 1 रियल रूट। ज्यादा से ज्यादा एक रियल रूट आ सकता है, तो C और D तो इनकरेक्ट हो गए। अब बात आती है इसकी और इसकी कि इसमें क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था पॉलिनोमियल्स ऐसा बिहेव नहीं करते हैं कि वो एसिम्प्टोट कहीं पर क्रिएट कर दें, है ना। पॉलिनोमियल तो बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं, नाइस फंक्शन, स्मूथली मूव करते रहते हैं। तो इट मीन्स कि 0 आएगा ही आएगा। तो कैसे पता चलेगा 0 आएगा? आप यूज करोगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जब आप -∞ की तरफ जा रहे थे उस टाइम पर क्या हुआ बताओ? -∞ की तरफ जाते वक्त फंक्शन का आंसर कितना आएगा? -∞ -∞ आएगा, और +∞ की तरफ जाते समय +∞ आएगा। तो जैसे ही आपने ये देखा फिर आप कहोगे कि एक जगह नेगेटिव हो रहा है, दूसरी जगह पॉजिटिव हो रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मतलब बीच में एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। सो बाय IVT गारंटी ऑफ एटलीस्ट 1 रियल रूट। ठीक है, तो नहीं, हाँ, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट की गारंटी, एटमोस्ट, एटलीस्ट। सो इट मीन्स f हैज एग्जैक्टली 1 रूट। तो एग्जैक्टली आपको 1 रूट मिल गए, बाकी इनकरेक्ट हो गया। अब अगले पे चलते हैं। तो अगला आपके पास लिखा हुआ है x9, x7, x5, x3, x+1। तो बोला जा रहा है कितने रूट्स होंगे। तो एक काम करते हैं, इसको डेरिवेटिव वाले से ना करके आप इसको उसमें यूज करोगे उसका डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन का। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन fx कितना है? 0 एक भी जगह साइन चेंज नहीं हुआ। तो मतलब हमारे पास क्या आया यहां से कि पॉजिटिव, नो पॉजिटिव। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज आइदर 0 और -2 0 माइनस इवन नंबर। तो या तो 0 होगा या 0 माइनस इवन नंबर होगा। अब 0 माइनस इवन नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? कि भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकते कि भाई नंबर ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं। नंबर ऑफ रूट्स तो नेचुरल नंबर होगा या फिर होल नंबर होगा। सो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको पता चला कि पॉजिटिव रूट्स 0 हैं।
नाउ बात आती है नेगेटिव रूट्स की। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आप कहोगे कितने साइन चेंज होंगे? सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि और टर्म्स हैं। तो -1 सॉरी 1 एक बार साइन चेंज हो रहा है सिर्फ एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर। दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स जो होने वाले हैं वो या तो 1 होंगे, कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स या तो 1 है या 1 माइनस इवन नंबर है। अब 1 माइनस इवन नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इवन नंबर क्या होगा? 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6। तो इवन नंबर आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कोई भी, मतलब 0 रख सकते हो क्योंकि 0 जो है लेफ्ट वाली चीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों चीजें 0 के लिए सेम है। 2 रखोगे नेगेटिव आ जाएगा, 4 रखोगे नेगेटिव आएगा, तो मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है केस। तो दैट मीन्स यहां पर बस नेगेटिव रूट्स हैं। सो दिस इम्प्लाई कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट 1, पॉजिटिव रूट एक भी नहीं है, नेगेटिव रूट 1 है, तो दैट मीन्स ए करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं 30 पर। तो देखो 30 में क्या लिखा हुआ है? तो 30 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि s आपके पास ये है और f such that s2r be defined by this, if t is equal to fx such that x belongs to s, then the inverse function f from t to s does not exist and is continuous, exist and is not continuous वगैरह वगैरह। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, किसी ने सॉल्व किया होगा तो उसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड बस। ठीक है, तो बताओ किसने सॉल्व किया है? ये वाला क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है? आपने किया है शिखा? नो सर। ठीक है, किसने किया है फिर? सौमदीप आपने किया है? ठीक है, तो ये बस मैं यही चाह रहा था कि इसमें एफ इनवर्स बस एक बार निकाल दिया जाए। एफ इनवर्स अगर निकाल दिया जाएगा तो थोड़ा सा आसान होगा काम। ठीक है, एफ इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? वही सेम जो हम आज से पहले भी जानते हैं, वही सेम तरीके से एफ इनवर्स निकाला जाए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब एफ इनवर्स आपके पास ये है, ये बात आपको पता चल रही है। फिर बोला हुआ है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं, एफ इनवर्स तो मिल रहा है हमें। सो ए पार्ट इनकरेक्ट। वो बोल रहा है एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस, तो आप इस 2 को उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो। 2 को उठा के यहाँ पर प्लेस करोगे तो 8 - 2 कितना आएगा? 8 - 2 आएगा 6/2, तो 2 को रखने से 3 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 को आप रखोगे तो 1 मिलेगा, तो दैट मीन्स यहाँ से 1 यहाँ से 3, तो आपका क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस आ गया। सो एग्जिस्ट एंड इज नॉट कंटिन्यूअस, सी पार्ट राइट हो गया, बी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। अब मोनोटॉनिक के बारे में बात चल रही है कि मोनोटॉनिक होगा या नहीं होगा। तो मोनोटॉनिक के लिए आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन यहाँ पर क्या है? इंक्रीजिंग है, एंड देन उसके बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है ना। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि पहले इंक्रीज कर रहा था एंड देन डिक्रीज करने लगा। तो पूरी की पूरी डोमेन जो आपकी है ये वाली एफ इनवर्स की डोमेन
टी रेंज सेट है, तो टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो टी सेट होगा वो होगा क्या, 0 से लेकर 4। तो इस डोमेन के ऊपर फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये आपके पास नॉट मोनोटोनिक आ गया, तो डी पार्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि नॉट मोनोटोनिक ये है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे सॉल्व। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। 31 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान है, उसको करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, 31 को हम कॉपी करते हैं सबसे पहले। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के डिस्कशन का, इसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। लेकिन 31 जो आसान है पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि R से R पर ये फंक्शन ले लो और U कोई ओपन सेट है R का, तो इसकी इमेज ओपन होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो देखो इसका आंसर चेक करेंगे एक बार। ठीक है, तो कॉपी करते हैं यहाँ से ताकि लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो देखो क्या है आंसर में, हमने यहाँ पर तो सबसे पहला कि प्री इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, ये बात आपको पता है कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट से। सो बी पार्ट आपका राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी पार्ट कह रहा है कि इमेज ऑफ दिस इज क्लोज्ड, है ना। तो अब उसके बारे में बात चल रही है कि ए और सी के लिए क्या एग्जाम्पल लिया जाए। तो U कोई ओपन सेट है, तो जैसे कि ये लिया गया U, एग्जैक्टली ये वाला U लेना है। जब आपने ये लिया U, तो इसकी जो इमेज आई f ऑफ U वो इतनी आई, क्लोज इधर से ओपन। ये कह रहा है कि ओपन होगा, हमने देखा कि नहीं, 0 तो इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है, तो ए गलत। ये कह रहा है कि क्लोज होगा, तो हमने देखा कि 1 लिमिट पॉइंट है बट मेंबर नहीं है सेट का, तो ये भी गलत। और प्री इमेज ऑफ दिस इज क्लोज्ड, प्री इमेज ऑफ दिस इज क्लोज्ड, ये बात तो गलत हो गई। अगर आपने बी को करेक्ट किया तो फिर ये तो इनकरेक्ट ही हो गया, है ना, कि प्री इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये कह रहा है कि क्लोज होगा। तो कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो वैसे डी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही डिस्कार्ड किया जा सकता है उससे, बट कुछ भी एग्जांपल दे देना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। बाकी का डिस्कशन आपका कल होगा, और कोशिश करेंगे कि कल में काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए जाएं। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करके रखना, सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कल, और फिर कल इसका लास्ट डिस्कशन होगा। ठीक है, ऑल राइट, सो बाय।